नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि जिस जननायक पर देश दुनिया विश्वास करता है, जिन्हें हम सब श्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, उन पर देश के ही विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला करके हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर दी है। इसीलिए इसको मैंने महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि इस बिल का परिणाम क्या होगा यह देश का छोटा सा बच्चा भी जानता है, जिसको गणित का कहरा आता है और वो 4 4 2 2 जोड़ करके समझ सकता है। मतलब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सदस्य संख्या है जितनी बहुमत के लिए आवश्यक है। मतलब वो अकेले ही इस बिल को गिरा देगी। और आज के परिदृश्य में मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष के बहकावे में सत्ता पक्ष का कोई संसद सदस्य इस स्थिति में है कि वो टूटने की सोचेगा, क्योंकि चुनाव अभी सर पे है, कुछ महीनों बाद ही होने वाला है। तो यह मुद्दा महत्वपूर्ण सोता नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता था ज्ञान वापी पर हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से सर्वेक्षण होने का काम है, उससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है, आप उसमें अड़ंगा न लगाएं। और ज्ञान वापी का सर्वे का काम अब हाई कोर्ट के निर्देश से चल जाएगा। मुझे यह भी महत्वपूर्ण नहीं लगा, क्योंकि यह इस पहले नजर में कि ज्ञान वापी कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान वापी एक अवैध कब्जा करके बनाया गया है। क्योंकि ज्ञान वापी के मानने वालों को भरोसा है कि 140-50 करोड़ में 100 करोड़ नपुंसक हिंदू रहते हैं, जिनमें आपस में एक नहीं है। मतलब ये लोग बेशक घर घर ताली बजाने वाला काम ना करते हो, लेकिन हैसियत ताली बजाने वालों जैसी ही है। क्योंकि यहाँ कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई बनिया है, और अगर कोई बनिया भी है तो कोई बलिया का बनिया है, कोई बाराबंकी का बनिया है। मतलब इतना ज्यादा हमारे संविधान निर्माताओं ने, राजनीतिक दलों ने हमको बांट दिया है कि हम सब एक हिंदू होकर के नहीं रह सकते हैं। इसीलिए 20% लोग जो चाहते हैं वो करते हैं, और हमारी सरकारें उनकी तलवार चाटने पर मजबूर है। इसलिए कि लोकतंत्र गणित के हिसाब से चलता है, बहुमत के आधार पर चलता है, और लोकसभा में हुए चुनाव के पड़े हुए मतों के आधार पर चलता है। और मतदान वही करने जाता है जिसको एकता के बल पर अपना राज कायम करना होता है। और हम तो हैं बचपने से पीट पटा करके रहने वाले लोग। कभी हमको अंग्रेजों ने पीटा, कभी हमको मुगलों ने पीटा, कभी दलितों ने पीटा, कभी मुसलमानों ने पीटा, तो कभी अपनों ने पीटा, और हम मार खाने के लिए आगे हैं। किसी को यह बात बुरी लगती हो तो वो जरूर बुरा माने, क्योंकि मैं बुरा मानने के लिए ही कह रहा हूं। इसीलिए जो आदमी अपना रक्षा नहीं कर सकता, उस पर महत्वपूर्ण मुद्दा क्या बनाए। हमारे लिए वो ये महत्वपूर्ण लोग ही नहीं है जिनको हम हिंदू कहते हैं। यह दुर्भाग्य है कि मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं वो घर घर ताली बजाने वालों में से नहीं हूं। अपने हैसियत का विरोध दर्ज करा रहा हूं। मैं तलवार नहीं चला सकता किसी मजबूरी में, तो जबान चला रहा हूं। और जहां जबान काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती है, और जितना मार जबान करती है उतना तलवार नहीं करती है। कहा जाता है कि कलम का मार और जबान का मार सबसे ज्यादा घातक होता है। मैं जबान चला रहा हूं आपको इकट्ठा करने के लिए, आपको जगाने के लिए, लेकिन आप सोए होते तो जग जाते, लेकिन आप जगे हैं तो जगे को क्या जगाना। इसीलिए आप महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ बातें और हुई, लेकिन मैं उसको हटाता हूं। आज का मुद्दा यह है कि क्या हमारे देश में अदालतों का अतिक्रमण, मतलब सरकार के अधिकार की अतिक्रमण करने का काम हमारी अदालतें करना शुरू कर दी हैं। मुझे याद है, मैं जिस आदमी को अपना राजनीतिक आदर्श मानता हूं, उनका नाम था परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी बलिया के थे। भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। भूतपूर्व तो हो ही गए हैं, लेकिन वो एक अभूतपूर्व अद्वैत प्रधानमंत्री थे, जो प्रधानमंत्री बनने के पहले प्रधानमंत्री रहते और प्रधानमंत्री के बाद भी अपने बयानों में किसी तरह की तब्दीली नहीं लाए। प्रधानमंत्री के रूप में भी वो उन बातों को स्वीकार किया जिसको साधारण लोग कहते हैं कि जी नहीं, ऐसा इसमें कोई नाता ही नहीं। लेकिन वो आदमी थे, इतना साफ बोलने वाला आदमी ने सदन में बोला था कि अदालत लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रही है, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, अदालत के लिए भी शुभ नहीं है। मैं यह बात क्यों कहने पर मजबूर हो गया हूं, कुछ उदाहरण आपको दूंगा,
आप समझ जाएंगे। मित्रों, आज देश भर में मणिपुर का बड़ा शोर है और मणिपुर में जो हो रहा है, अगर उससे कोई आदमी प्रभावित नहीं है तो वो इंसान नहीं है, उसके दिल में रहम नहीं है और उसको इंसान कहने पर भी सोच विचार किया जाएगा, क्योंकि हमारे बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाने का कुकृत्य, घिनौना कार्य अगर कोई आदमी सोच रहा है वही घृणित आदमी है। हम तो उसको टीवी पर, मोबाइल पर, वीडियो पर देख लिए हैं और फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर इतना घृणित काम हो रहा है। लेकिन आप इसके पृष्ठभूमि में जाएं, इसकी शुरुआत में जाएं तो हमारे विद्वान न्यायाधीश के एक निर्णय ने यह आग में घी का काम किया। वर्षों से शांत पड़ी लावा को अदालत के एक निर्णय ने ज्वालामुखी के रूप में फोड़ दिया और आज सैकड़ों लोग घर बेघर हो गए, कितने लोग जान से गए और हमारे महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। नग्न होकर के पुलिस पर महिलाएं हमला कर रही हैं। मतलब स्थिति इतनी बुरी है कि भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देते नहीं बन पा रहा है। मित्रों, आज सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश का बड़ा मैं आदर करता हूं और एक बात मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे कह देता हूं कि जो बात मैं कहूंगा अपने होशो हवास में कहूंगा और उसमें अदालत का अवमानना का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं कानूनी प्रक्रिया को समझता हूं और यह भी जानता हूं कि हमारे देश में भगवान को गाली दिया जा सकता है, आप पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप अदालत के किसी निर्णय का विरोध कर देंगे तो आप कैंडिडेट आप कोर्ट में बुक हो जाएंगे, आपको सजा हो सकती है। तो मैं यह गुनाह अजीम नहीं करूंगा, ना ही मैं करना चाहता हूं और ना ही मेरा उद्देश्य। पुनः एक बार विद्वान न्यायाधीश, न्यायपालिका और न्याय के मानने वाले सभी लोगों को झुक के प्रणाम। लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ साहब ने सरकार को धमकी देते हुए लहजे में कहा कि अगर मणिपुर में सरकार कुछ नहीं करती है तो हम करेंगे। विश्वास मानिए कि मैं माननीय चंद्रचूड़ साहब का फैन हो गया। मैं तो कहा कि अगर ये स्वयं साक्षात नहीं मिलते हैं तो मैं इनकी तस्वीर मार्केट से लाऊं और अगरबत्ती दिखाऊं और सामने खड़ा होकर के गाना गाऊं, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। मतलब इससे भी बड़ा कोई बात होता तो मैं जरूर विद्वान न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ साहब के लिए कहता। मैं तस्वीर लाने चला भी गया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि श्री चंद्रचूड़ साहब मुझे मिलेंगे नहीं, वो बहुत सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। उनके घर के बाहर सैकड़ों पुलिस वाले हैं। पिछले वाले न्यायाधीश जब न्याय मुक्त हुए थे तो उनके घर में 84 नौकर पाए गए थे। 2 आदमी के बीच में 84 स्टाफ काम कर रहा था। इनके पास भी होगा। तो इतने लोगों के लाव लश्कर में मैं माननीय चंद्रचूड़ साहब से कैसे मिलूं, और वो हम जैसे लोगों से कहाँ मिल पाते हैं। देश की न्यायपालिका हमारे जैसे साधारण आदमी के लिए कहाँ सुलभ उपलब्ध रहेगी। न्यायपालिका रात के 2 बजे तो आतंकियों के लिए जगती है। न्यायपालिका 2 बजे एक बदमाश औरत के लिए जगती है जिस पर देश में अगजनी फैलाने का अपराध है और उसके हितों की अवहेलना ना हो, इसके लिए रात में न्यायपालिका जग करके आदेश करती है। तो हमारे ऐसे लोगों को कहाँ मिलेंगे। तो मैं तस्वीर लेने चला गया। तस्वीर मेरे घर से कुछ दूर पर था, लेकिन जैसी मैं तस्वीर लेने गया और चंद्रचूड़ साहब का वो विचार दिमाग में कौंधा, तब तक मैं देखा तो एक रद्दी पेपर सड़क पर गिरा हुआ था, बंगला में लिखा था। तो मुझे बंगाल याद आ गया। मैं बोला यार चंद्रचूड़, मुझे सड़क पर चलता हुआ एक बंगाल में लिखा हुआ अखबार दिख गया तो चंद्रचूड़ साहब के पास तो बंगाल की खबर भी होती जैसे मणिपुर की है, क्योंकि दिल्ली से जितनी दूरी मणिपुर की है उससे कम दूरी पश्चिम बंगाल की है। और अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में जिस तरह की ऑकरेंस पश्चिम बंगाल में देखी गई, जिस तरह से महिलाओं को बेइज्जत किया गया, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से लोगों को सरेआम आग के हवाले किया गया, वह कोई बहुत पहले की बात है नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जब ममता बनर्जी का ये टेन्योर शुरू हुआ था तो चुनाव में ना वोट देने वालों को खोज करके ममता बनर्जी ने लटका दिया था। सारे अपने घर के सामने मरे हुए लटके पाए गए थे। कुछ लोग आग में झोंके गए थे, कुछ लोग फावड़े से काटे गए थे, कुछ लोगों को रेत काटा गया था, कुछ लोगों को करंट से लाकर मारा गया था। तो मैंने कहा भाई चंद्रचूड़ साहब को पश्चिम बंगाल क्यों नहीं याद आया। फिर मेरी जो उनकी तस्वीर खरीदने की स्पीड थी वो थोड़ा देरी हो गई सोचने में।
मैं आगे सोचा, फिर राजस्थान में महिला को नग्न करके जो कांड हुआ है वो तो और कहीं हुआ ही नहीं। फिर चंचूर साहब को राजस्थान क्यों नहीं याद आ गया? फिर मैंने कहा कि यार और जगह है, बिहार में नौकरी मांगने वालों पर गोली चला दी गई, आज बिजली मांगने वालों पर फायरिंग की गई है। मतलब देश के और भाग में मणिपुर से ज्यादा विभत्स स्थिति है और चंचूर साहब को सिर्फ मणिपुर ही क्यों ख्याल आया? फिर मैं दुकान पर पहुंच गया था। इसके पहले कि मैं दुकानदार से कहता कि मैंने चंचूर साहब की कोई बड़ी वाली तस्वीर दो, उन पर अगरबत्ती दिखाना है, बड़ा काम किया है, लेकिन मेरे मन में आया कि पहले इन सब प्रश्नों का जवाब मांग लूं अपने आप से, क्योंकि चंचूर साहब तो मुझे देने आएंगे नहीं, तो खुद से मांग लूं। अगर मुझे इससे संतुष्टि हो जाएगी तो दुकान वाला कहाँ जा रहा है? अगर दुकान बंद भी हो जाएगी तो गूगल पर चंद्रचूड़ बोलिएगा, इमेज निकलेगा, प्रिंटर से निकाल करके बड़ा सा घर में लगा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। थोड़ी क्वालिटी उसकी लो होगी, लेकिन होगी तो चंचूर साहब की तस्वीर। लेकिन विश्वास मानिए, 2-3 दिन पहले चंचूर साहब ने यह धमकी दी थी। मैं 3 दिन तक उस पर मंथन करता रह गया और मुझे इसका कारण नहीं दिखा कि आखिर क्यों माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान चंचूर साहब पश्चिम बंगाल पर सो मोटो क्यों नहीं लिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सरकार को यह क्यों नहीं आदेश दिया कि अपने राज्य में हो रहे अपराध को अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को उन्होंने नहीं कहा कि अगर महिला अपराध को आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम करेंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने नहीं कहा कि भाई अपने राज्य में युवाओं को नौकरी मांगने जैसी मूलभूत अधिकार की मांग, जो आपने स्वयं कहा था कि 20 लाख रोजगार हम हर साल देंगे, और साल से ज्यादा हो गया है आपको भाजपा से अलग हो करके लालू प्रसाद के बेटे के साथ सरकार बनाना। उसमें आपने 20 लाख की जगह कितनी नौकरी दी है? वह युवा पूछने गया था, उस पर गोली चलवा दिया, लठ बरसवा दिया। आज बिजली मांगने वालों पर गोली चला दी गई। चंचूर साहब ने उनको नहीं कहा कि आप अगर नहीं देखेंगे तो हम देखेंगे। पूरे देश भर में किन किन की उदाहरण दूं? आज तो हद ही होगी। माननीय चंद्रचूड़ साहब ने ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार को पूछ दिया और कहा कि आप 31 जुलाई तक नया ईडी का मुखिया चुन लें, यह मेरा आदेश है। अब मैं यह दावा तो नहीं करता कि मैंने संविधान की पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ लिया है। आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय दंड विधान दंड संहिता को मैं एकदम रट लिया हूं। हमारे भोजपुर में कहते हैं घोर के पी जाना। तो ऐसा कोई दावेदारी मेरी नहीं है, लेकिन कानून का विद्यार्थी होना, समाज का आदमी होना और सामाजिक सोच को रखना और सामाजिक विषयों पर विश्लेषण करने की लालसा रखने वाला आदमी को सामाजिक घटनाओं पर ध्यान रखना पड़ता है, हर चीजों पर नजर रखनी पड़ती है। इन सब चीजों के हैसियत होने के नाते मैं यह पाया कि भाई सरकार को ईडी के डायरेक्टर चुनने का अधिकार है, उसको हटाने का अधिकार है, इसमें न्यायालय का क्या कम। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश साहब ने कोई आदेश दिया है तो वो न्याय संगत ही होगा, क्योंकि गैर कानूनी काम तो उस इजलास में बैठ कर कर नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना था कि सरकार ने आज पुनः उसमें पुनर्विचार याचिका दायर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम चुन लेंगे, ये हमारा काम है, लेकिन हमको 15 अक्टूबर तक का टाइम दीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोग भारत के भ्रमण पर आएंगे और उन लोगों को ब्रीफ करने के लिए एक ऐसे आदमी की आवश्यकता होगी जो इन चीजों को जानता होगा, और वो थे संजय मिश्रा। तो संजय मिश्रा को तत्काल हटा के किसी दूसरे आदमी को आएंगे तो उसको सब चीज जानने में समय लगेगा, और 10 अक्टूबर में बहुत समय नहीं है। तो उस आदमी को 10 अक्टूबर तक का टाइम दे दीजिए। विपक्ष तो खैर हंगामा करेगा, उसको तो हर बात पर हंगामा करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं ये कल देखा जाएगा। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मुख्य न्यायाधीश साहब ने जो संजय मिश्रा को हटाने का आदेश दिया उसका ग्राउंड क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है कि भाई संजय मिश्रा जानबूझ करके सरकार के विरोधी लोगों पर छापा मार रहे हैं और वो सरकार का आदेश मान रहे हैं? तब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं, जब मुझे जैसा कम समझदार आदमी
सर्वोच्च न्यायाधीश के मुकाबले कम डिग्री वाला आदमी, कम ज्ञान वाला आदमी, कम हैसियत वाला आदमी, कम चीजों को समझने वाला आदमी अगर यह बात समझ जाता है कि अगर संजय मिश्रा की जगह धनंजय मिश्रा भी अगर आ जाते हैं, रंजय मिश्रा आ जाते हैं, मंजय मिश्रा आ जाते हैं, पूर्णांजय मिश्रा आ जाते हैं, या कोई ABCD XYZ आ जाता है ईडी की डायरेक्टर बन करके, तो क्या वो उसकी इतनी हिम्मत हैसियत औकात होगी कि वो नरेंद्र मोदी के आदेश का अवहेलना कर दे? क्या वो यह हैसियत में होगा? भारत की नौकरशाही भारत के संविधान के अंतर्गत बनी हुई है और उसके संविधान में यह प्रावधान है कि आपको हुकूमत का आदेश मानना है, सरकार का दिशा निर्देश मानना है। तो क्या अगला ईडी चीफ दिशा निर्देश की अवहेलना करेंगे? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय यह मानती है कि जो अगला चीफ होगा वो अवहेलना करने के लिए आएगा, उस पर केस नहीं बनेगी? दूसरा क्या है कि मैं यह मान लेता हूं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को यह लग रहा होगा कि जो संजय मिश्रा है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी करते हैं। यह बात एकदम मैं मान लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। मैं स्वयं भी मानता हूं कि सवेरे नरेंद्र मोदी 3 बजे भोर में जो उठते हैं, वो पैखाना में जाने से पहले, क्योंकि आदमी सवेरे उठता है तो 1 लोटा पानी पीता है, कुछ लोग फकीर लेते हैं, कुछ लोग चूर्ण लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लेकर के आदमी शौचालय में जाता है। हर आदमी का पहला काम है। और कुछ लोग बिना लिए भी जाते हैं, जैसे मैं 1 लीटर पानी लेता हूं, तांबे के बोतल में रखा हुआ होता है पीछे, और उसका सवेरे सवेरे गटकने के बाद शौचालय में जाता हूं। मैं यहां तक कहता हूं कि नरेंद्र मोदी बिना पानी पिए, बिना शौचालय में उठते हुए, आंख मिचते हुए सबसे पहले नंबर 1 पर फिट किए होंगे संजय मिश्रा का नंबर। 1 नंबर दबाते होंगे मिश्रा लाइन पर, हेलो मिश्रा जी सो रहे हो, जागो, और जा करके विपक्षी नेताओं के अच्छा मारो। वो कहते सर थोड़ा भोर होने दीजिए, बोला भोर मत करिए, उठिए और अभी जाइए। और हो सकता है संजय मिश्रा बिना पैखाना किए, नहाए खाए, नाश्ता किए हुए विपक्ष के नेता कहें चले जाते होंगे, चले जा रहे होंगे, या मान लिया। लेकिन मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से पूछ रहा हूं कि अब तक संजय मिश्रा ने जिन जिन लोगों पर छापेमारी की है, क्या वह छापेमारी में बरामद संपत्ति सारी 1 नंबर की है? तो क्या मुख्य न्यायाधीश साहब यह चाहते हैं कि इस देश में विपक्ष के नेताओं का छापेमारी ना हो, सिर्फ सत्ता पक्ष के नेताओं का छापेमारी हो, या वो यह चाहते हैं कि छापेमारी ही ना हो? यह माना कि सिर्फ विपक्ष के नेता का छापेमारी हो रही है, अगर कोई करप्ट आदमी भाजपा ज्वाइन कर लेता तो नहीं हो रहा, यह बात मान लिया, एकदम सत्य है, यही होगा। लेकिन जिनके यहाँ छापा मारा है उनके यहाँ जो अकूत संपत्तियां बरामद हो रही है वो तो अवैध है, वो तो गैर कानूनी रूप से इकट्ठा की गई है। पश्चिम बंगाल के उस मंत्री के गर्लफ्रेंड के पास करोड़ों की अकूत संपत्ति का ढेर लगा हुआ मिला। तो क्या मुख्य न्यायाधीश साहब यह चाहते हैं कि इस तरह की अकूत संपत्तियां रहने दीजिए? बेचारा इतना दिन तक मंत्री रहा है, अपने गर्लफ्रेंड को 1000, 2000, 100, 500 करोड़ रुपया अगर नहीं दे पाएगा तो काहे का मंत्री है भाई? क्या न्यायाधीश महोदय इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं? यह बात तो माननीय मुख्य न्यायाधीश बताएंगे। लेकिन अगर संजय मिश्रा छापेमारी कर रहे हैं तो संजय मिश्रा को न्यायाधीश महोदय एक सलाह दे सकते थे कि भाई जैसे भारत का आम नागरिक मैं ही दे देता हूं, मैं भी फेसबुक लाइव पे कहता हूं कि भाई साहब थोड़ा इधर वाले लोगों को भी मारिए, ठीक नहीं कर रहे, आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन चाहे किसी एक आदमी पर भी अगर जानबूझ के बदले की भावना से भी अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई होने में बरामद संपत्ति तो अवैध है, वो तो अकूत संपत्ति का हिसाब कोई नहीं दे पा रहा है। तो क्या यह न मानी जाए कि संजय मिश्रा का काम बेशक बदले की भावना पर आधारित हो, लेकिन जो काम है वो तो सही हो रहा है, वो सारे बेईमानों की संपत्ति कुर्क हो रही है। संजय मिश्रा ने क्या अपने पूरे कार्यकाल में 2020 से जब से संजय मिश्रा ईडी के चीफ बने हैं, क्या किसी हल चलाने वाले किसान के घर में आटा का बोरा बरामद करते पूछे हैं कि बोल बे किसान 2 बोरी आटा तेरे पास कहां से आया? जवाब दे। क्या किसी रिक्शा चलाने वाले को पूछे कि भाई आधा किलो दाल तेरे घर में कहां से आया? जवाब दे। क्या किसी हम जैसे साधारण आदमी के फ्रिज में से पकड़ा है कि भाई राकेश परमार 200 से ऊपर का टमाटर है और आधा किलो टमाटर तेरे घर में कहां से आया? हिसाब दे। क्या उन्होंने कोई ऐसे लोगों के छापेमारी करके टमाटर का आधा किलो का बंडल बरामद किया है, प्याज का 2 किलो का बंडल बरामद किया है, आटे के 3 थैली बरामद किया है, चावल के 2 बोरी कब्जा किया है कि कहां से इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति आया? भैया हमने तो कोशिश किया कि तुम सब भिखारी भूख के मारे मर गए होंगे, इतनी अकूत संपत्ति अवैधी होगी? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि संजय मिश्रा ने जिन जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की है उन सबके पास अकूत अवैध कमाई की संपत्तियां पड़ी थी और उसका हिसाब उनके पास नहीं था। संजय मिश्रा को हटाने का उद्देश्य अदालत अधिकारों का अतिक्रमण है, सरकारों को अधिकार में अतिक्रमण कर रही है।
इनकोर्समेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी है, जिससे अदालतों को बचना चाहिए। हमारे देश में न्यायालय का बड़ा सम्मान है। इस देश में भगवान को गाली देने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय का नहीं। भगवान से बड़ा जिस आदमी को अधिकार है, उस आदमी की भावनाएं भी भगवान से बड़ी होनी चाहिए। आप भगवान से बड़े हैं, इसलिए आपका और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाता है। आप इस देश में मिलाड हैं। आपके सामने आदमी पीछे मुड़ करके नहीं निकलता है, पीछे पीछे निकलता है, ताकि आपके सामने अपना पीछे वाला इंसान आवे। जिस देश में इतना बड़ा सम्मान जिस व्यक्ति को मिला है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए और उसका काम तो बहुत बड़ा होना चाहिए जिस पर उंगली ना उठे। लेकिन मणिपुर की घटना से लेकर के अलग अलग समय पर हुए घटनाओं को अगर देखा जाए तो न्यायालय ने कई जगह अतिरेक का इस्तेमाल किया है और अतिरेक का शिकार हुआ है, जिससे न्यायालय की छवि प्रभावित हुई है। आप कह सकते हैं कि मैं मोदी भक्ति में न्यायाधीश का अपमान कर रहा हूं, यह आपका विचार है, लेकिन मेरे दिल में न्यायालय का बड़ा सम्मान है। लेकिन मैं यह बात जानना चाहूंगा अपने न्यायाधीश महोदय से, न्यायालय में काम करने वाले लोगों से, न्यायपालिका को चलाने वाले संस्था से, लोगों से, उन सारे हस्तियों से, कि क्या विद्वान न्यायाधीश को यह लगता है कि अगर संजय मिश्रा को हटा करके रंजन मिश्रा को लाया जाएगा तो वह सरकार के आदेश का पालन नहीं करेगा? और अगर नहीं तो सरकार के डे टू डे फंक्शन में आप टांग अड़ा करके क्या साबित कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कोई एक भर्ती सालों बाद निकलती है तो एक 50 रुपया के एफिडेविट लगा के कोर्ट में उसमें स्टे ले लिया जाता है और न्यायाधीश महोदय उस पर रोक लगा देता है। फिर वो सरकार गिर जाते हैं और वही जो रोक लगाया हुआ है वो कहता है कि निकम्मी सरकार है, पूरे साल भर में कोई वार्ड नहीं निकाला। यह बात सरेआम सरकार के बदनाम करने और सरकार को गिराने तक का काम आता है। विद्वान न्यायाधीश इसको क्यों नहीं समझ पाते? कुछ उदाहरण अंत में दे दूंगा। हमारे न्यायालय से ही यह साबित हुआ है कि सलमान खान हिरण नहीं मारा था, हिरण ने खुद गोली मार लिया था। हमारे विद्वान न्यायाधीश कल एक फैसला दिए हैं कि गोपाल कांडा हरियाणा का पूर्व एमएलए और मंत्री गीतिका शर्मा हत्याकांड में दोषी नहीं था। तो फिर जिला न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अब तक क्या सजा दी गई जो निर्दोष कांडा को इतने दिन तक जेल में रखा था? या कुछ हास्यास्पद चीजें हैं जिस पर न्यायाधीश महोदय को विचार करना पड़ेगा। आप बड़े हैं, बड़कपन दिखाइए, देश में सम्मानित है तो सम्मान बनाए रखिए, यही हम सब के लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी। अब मेरे वाणी में किसी तरह की अदालत के प्रति अवमानना अगर हुई हो तो मैं एक बार पुनः क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने न्यायाधीश का अपमान करना नहीं है, यह मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा उद्देश्य अपने न्यायाधीश का मस्तक ऊंचा रखना है, गर्व से सीना चौड़ा हो, जो मैं न्यायाधीश महोदय को देखूं कि ही इज द गॉड, यार बियॉन्ड द गॉड। थैंक यू मिलॉर्ड। आप इस पर जरूर विचार करिएगा और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी विचार करिएगा कि अगर मेरी बात सही है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और अगर समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो समाज से समस्याएं खत्म होती हैं और हम इसी में लगे हुए हैं कि देश में समस्या खत्म हो और हम सब अमन चैन और विश्वास से जिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।